गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये इंटरमीडिएट में 2021 के फास्ट ट्रैक बैच के लेक्चर नंबर 8 में आपका स्वागत है। तो स्वागत तो मैंने कर दिया, अब टॉपिक देखो कौन सा है। डिविडेंड का हमारा टॉपिक है और डिविडेंड के बारे में आपको कईयों को जानकारी है। डिस्ट्रीब्यूशन मीनिंग का मतलब, मीनिंग डिविडेंड का क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स ऑफ ए कंपनी अमंग the members according to the number of shares held by each of them in capital of the company। यानी कि बेसिकली जो आपका डिविजिबल प्रॉफिट है उसको बांटना है, और ये बांटना किस रेशियो में होगा? नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय ईच ऑफ देम, किनके द्वारा? मेंबर द्वारा। यानी कि जब भी डिविजिबल प्रॉफिट बांटा जाएगा मेंबर्स में और वो उनके शेयर्स की प्रोपोर्शन में बांटा जाएगा, उसको डिविडेंड बोलते हैं। मेंबर्स का मतलब यहाँ पे आपके पास इक्विटी शेयर होल्डर्स भी आ जाते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी आ जाते हैं। दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट तो मीनिंग में हो गया, दूसरा पॉइंट ये है कि डिविडेंड में एसेट्स जा भी सकते हैं और एसेट नहीं भी जा सकते। मतलब व्हेनेवर यू पे डिविडेंड दैट मे रिजल्ट इन आउटफ्लो ऑफ सम एसेट और मे नॉट। अगर तो आप डिविडेंड कैश में पे करते हो फिर तो आपकी जेब से जाता है, एसेट्स का आउटफ्लो होता है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड कैश जब भी करते हो तो आपकी जेब से कैश का आउटफ्लो होता है। और दूसरी तरफ अगर आप डिविडेंड की जगह बोनस शेयर दे देते हो, ठीक है, व्हेन प्रॉफिट्स आर कैपिटलाइज्ड एंड अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इज अप्लाइड टुवर्ड द पेमेंट ऑफ बोनस इशू, तो वहां पर डिविडेंड तो है क्योंकि वो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन वहां पर आउटफ्लो ऑफ एसेट्स नहीं है। तो डिविडेंड मे रिजल्ट आउटफ्लो ऑफ एनी एसेट और मे नॉट। क्लियर? जब वही डिविडेंड कैश के रूप में बांट दिया जाता है तो हम बोलते हैं कि कैश का आउटफ्लो, एसेट जा रहे हैं, डिविडेंड देने से हमारी बुक्स में एसेट कम हो रहे हैं। और अगर हम उसी डिविडेंड वाले पार्ट को, जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, उसे कैपिटलाइज कर देते हैं और बोनस शेयर्स के रूप में शेयर्स दे दिए जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कि डिविडेंड तो दिया गया बट उसमें आउटफ्लो कोई नहीं है। तो डिविडेंड दोनों रूप से दिया जा सकता है। अब ये डिविडेंड के सोर्सेस क्या है, यानी कि जो पैसा आपकी जेब में आएगा, मतलब जो आप बांटोगे, उसका सोर्स क्या? ऑफ कोर्स प्रॉफिट होना चाहिए। तो सोर्स में सबसे पहले आपका करंट ईयर का प्रॉफिट होता है। ठीक है, करंट ईयर का प्रॉफिट आप दे सकते हो, यूज कर सकते हो अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। ये जो करंट ईयर का प्रॉफिट है आफ्टर ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन और एनी एरियर ऑफ लॉसेस, ये जरूर इंपॉर्टेंट होता है कि डिविडेंड बिना डेप्रिसिएशन माइनस किए आप दे नहीं सकते। इवन लॉसेस भी आपको माइनस करने पड़ेंगे। इसमें करंट ईयर के भी माइनस होते हैं और प्रीवियस ईयर का कोई अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन या अक्यूमुलेटेड लॉसेस है, वो सारे के सारे आपको माइनस करने हैं, तो जो अमाउंट आएगी उसको बांटना है। ठीक है, तो आप करंट ईयर का प्रॉफिट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। प्रॉफिट कौन सा? रेवेन्यू नेचर का जो प्रॉफिट होता है। फ्री रिजर्व को आप यूज कर सकते हो डिविडेंड देने के लिए। ठीक है, और अगर पिछले सालों के प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं पीएनएल के बैलेंस में, होता है ना ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, करंट ईयर का प्रॉफिट भी यूज कर सकते हो और प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट का इस्तेमाल भी कर सकते हो। जो प्रॉफिट एंड लॉस में आपका ओपनिंग बैलेंस होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और कई बार गवर्नमेंट गारंटी देती है कंपनीज को, तो उस केस में अगर गवर्नमेंट ने ऐसी कोई गारंटी दी है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अगर गारंटी प्रोवाइड करती है टू द इन्वेस्टर, तो ऐसे केस में सरकार भी डिविडेंड देने के लिए कंपनी को पैसा प्रोवाइड करती है। तो तीन सोर्सेज हो गए आपके, प्रॉफिट्स हो गए, है ना, करंट ईयर का भी हो सकता है और प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट भी हो सकते हैं, और साथ ही साथ सरकार द्वारा मिली हुई राशि भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। इन कुछ कंपनी के केस में ऐसा होता है। ठीक है, और इन दोनों का बोथ का इस्तेमाल साइमल्टेनियसली भी आप कर सकते हो। अब कुछ नोट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, डिविडेंड कैन बी पेड ओनली आफ्टर राइटिंग ऑफ करंट ईयर डेप्रिसिएशन एज वेल एज एनी एरियर ऑफ डेप्रिसिएशन। आपको डेप्रिसिएशन पड़ेगी। अब इसके आपको मेन लेक्चर में समझाया हुआ है, तो अभी मैं इसको रिवाइज नहीं कर पाऊंगा कि क्यों डेप्रिसिएशन माइनस करना जरूरी होता है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन कैन बी पेड ओनली आफ्टर राइटिंग ऑफ करंट ईयर डेप्रिसिएशन भी आपको माइनस करना है ऑफ कोर्स, और प्रीवियस ईयर की डेप्रिसिएशन भी माइनस करनी होती है अगर कोई एरियर ऑफ डेप्रिसिएशन है। करंट ईयर के लॉसेस, करंट ईयर एज वेल एज एक्यूमुलेटेड लॉसेस शुड बी रिटर्न ऑफ बिफोर प्रोवाइडिंग डिविडेंड। तो आपको डिविडेंड देने से पहले लॉसेस को भी राइट ऑफ करना होता है। करंट ईयर में अगर लॉस है तो आपके मन में सवाल आएगा कि सर अगर करंट ईयर का लॉस है तो डिविडेंड दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते, तब भी दे सकते हैं। हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो उसमें से दे सकते हो। इवन लॉसेस के केस में भी आप डिविडेंड को डिक्लेयर कर सकते हो। उसके बाद इक्विटी डिविडेंड को आप प्रेफरेंस डिविडेंड देने के बाद ही दे सकते हो। आपको इक्विटी डिविडेंड
देने से पहले प्रेफरेंस का डिविडेंड देना पड़ेगा, और प्रेफरेंस के डिविडेंड की परसेंटेज फिक्स होती है, वो पहले लिखा होता है 10%, 12%, 15%, व्हाटएवर भी द रेट, वो आपको पे करना पड़ेगा। उसके लिए भी सेम रिजर्व ही यूज होंगे। अगर कोई कॉल्स इन एडवांस है तो उसमें आपको कोई डिविडेंड आप उसमें नहीं पे करोगे, ठीक है। और अगर शेयर फुली पेड अप नहीं है और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउड करता है तो ऐसे केस में हम पेड अप पार्ट के हिसाब से डिविडेंड दे देंगे, ठीक है। इफ शेयर्स आर नॉट फुली पेड अप, डिविडेंड इज पेड ऑन पेड अप पार्ट ओनली। हालांकि यहाँ मैंने आर्टिकल्स वाली बात लिखी नहीं है, मैंने बता दिया कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउड अगर करता है तो हम पेड अप पार्ट के हिसाब से डिविडेंड दे देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर फ्री रिजर्व नहीं है हमारे पास तो इसके अलावा कोई और रिजर्व का इस्तेमाल हम डिविडेंड देने के लिए नहीं कर सकते। फ्री रिजर्व में मतलब दैट दोस रिजर्व दैट कैन बी यूज्ड एनीवेयर, ठीक है। जैसे जिसमें आपका प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस आ जाता है और साथ में एक जनरल रिजर्व बोलते हैं जिसको, वो भी आ जाता है। क्लियर? तो नो डिविडेंड शुड बी डिक्लेयर और पेड बाय कंपनी फ्रॉम रिजर्व्स अदर देन फ्री रिजर्व। क्लियर है? उसके बाद अगर आपको आपके करंट ईयर के प्रॉफिट इनएडुकेट है और अगर आपको एब्सेंस है वो प्रॉफिट यानी कि लॉसेस हो रहे हैं, तो क्या आप डिविडेंड दे सकते हो? डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड इन द इवेंट ऑफ इनएडुकेसी और एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट इन एनी ईयर। मतलब अगर करंट ईयर के आपको लॉसेस हो रहे हैं या करंट ईयर के आपके प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो क्या आप डिविडेंड दे सकते हो? बिल्कुल दे सकते हो। आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा। इन सच केस डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड आउट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय इट इन प्रीवियस ईयर। पिछले सालों में आपने डिविडेंड कमाया है और ट्रांसफर बाय इट टू द रिजर्व, और आपने उसको रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। याद रखना, एक पीएनएल का बैलेंस होता है, एक रिजर्व होता है। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर बैलेंस होता है तो उस केस में लॉसेस में आप वो तो प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी होगी। अगर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, चाहे वो करंट ईयर का प्रॉफिट हो चाहे प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट हो, तो आपके पास वो पीएनएल का बैलेंस हो गया, वो तो प्रॉफिट अवेलेबल है। उस केस में हम ये नहीं बोलेंगे कि प्रॉफिट इनएडुकेट है, हम प्रॉफिट इनएडुकेट बोलेंगे जब पीएनएल में बैलेंस नहीं है, करंट ईयर में भी प्रॉफिट जनरेट नहीं हुआ और पिछला बैलेंस भी नहीं था। आप देख रहे हो ना प्रॉफिट एंड लॉस का, जब आप रिजर्व एंड सरप्लस में अकाउंट बनाते हो तो उसमें हम करते क्या, ओपनिंग बैलेंस लिखते हो, करंट ईयर का प्रॉफिट उसमें ऐड कर लेते हो, टोटल प्रॉफिट आ जाता है। अगर वो अवेलेबल है जिसमें करंट ईयर प्लस प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स हैं, अगर वो अवेलेबल है तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वो नहीं अवेलेबल है, ना तो करंट ईयर में कोई प्रॉफिट जनरेट हुआ ना ही कोई पिछला बैलेंस था, तो ऐसे केस में हम जनरल रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है, देखो ये मैं जानबूझ के ना लॉ की वर्डिंग्स लिखी हूं, एज सच ये बुक की वर्डिंग लिखी है मैंने यहाँ पर। कहते हैं इन सच केस डिविडेंड इज डिक्लेयर आउट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अर्न्ड बाय इट प्रीवियस ईयर में और किसी और रिजर्व को ट्रांसफर हो रखे हैं, यानी कि जनरल रिजर्व की बात हो रही है यहाँ पर, पीएनएल के बैलेंस की बात नहीं हो रही है। अगर ये लिखा होता ना कि अर्न्ड बाय इट इन द प्रीवियस ईयर, बस यहां तक लिखा होता तो पीएनएल का ओपनिंग बैलेंस की बात हो जाती। तो यानी कि अगर पीएनएल का ओपनिंग बैलेंस है या करंट ईयर में भी आपने प्रॉफिट कमाया है तो उसको हम यही बोलेंगे कि सफिशिएंट प्रॉफिट की अवेलेबिलिटी है। अगर आपके पास पीएनएल का ना तो ओपनिंग बैलेंस है और ना ही करंट ईयर के प्रॉफिट है तो हम ये बोलेंगे कि हमारे पास प्रॉफिट नहीं है। तो हम ऐसे केस में जनरल रिजर्व का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसमें कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशन है कि अगर आप आउट ऑफ रिजर्व इस्तेमाल करते हो, अगर आपने रिजर्व का इस्तेमाल करना है तो आपका जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो पिछले 3 साल की एवरेज रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आप, सिंपल सी बात है, यू कैन डिक्लेयर डिविडेंड आउट ऑफ जनरल रिजर्व, आउट ऑफ फ्री रिजर्व अदर देन प्रॉफिट एंड लॉस, कर सकते हो, और उसमें कुछ कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली कंडीशन ये है कि आपका जो रेट ऑफ डिविडेंड आप डिक्लेयर कर रहे हो वो रेट ऑफ डिविडेंड पिछले 3 सालों की, 3 साल में जो आपका एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड आया उससे ज्यादा नहीं होगा। इसमें एक पॉइंट और है कि अगर पिछले 3, ये पॉइंट रेलेवेंट तभी है अगर आपने पिछले हर साल में डिविडेंड दिया है। सपोज कीजिए आपके पास 3 साल हैं, एक ये है और एक ये है और एक ये है, यहां पर आपने डिविडेंड दिया है, यहां पर डिविडेंड दिया है, यहां पर डिविडेंड दिया है, तो ये एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट रेलेवेंट हो जाएगा। अगर आपने डिविडेंड यहां नहीं दिया, यहां दिया है, यहां दिया है, तो भी रेलेवेंट नहीं है। अगर यहां दिया, यहां दिया है, यहां नहीं दिया तो भी रेलेवेंट नहीं है, और अगर यहां दिया, यहां दिया, यहां नहीं दिया तो भी रेलेवेंट नहीं है। यानी कि ये वाली कंडीशन ही रेलेवेंट है। आपको ये कंडीशन तभी फुलफिल करनी है अगर आपने पिछले 3 सालों में हर साल डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अगर आपने पिछले 3 सालों में हर साल में किसी एक ईयर में भी
डिविडेंड नहीं दिया तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। ये लिखा हुआ है, देखो मैं पढ़ देता हूं। दिस कंडीशन इज नॉट एप्लीकेबल आएगा इफ डिविडेंड इज नॉट डिक्लेयर इन ईच लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर। अगर आपने हर 3 साल में ये डिविडेंड नहीं दिया तो ये पॉइंट रेलेवेंट ही नहीं है आपके लिए। क्लियर? उसके बाद आप रिजर्व में से कितना पैसा यूज कर सकते हो, आप रिजर्व में से कितना पैसा यूज कर सकते हो, फ्री रिजर्व में से, जनरल रिजर्व में से, तो जितना भी आपका प्लस रिजर्व का टोटल का 10% से ज्यादा आप विड्रॉ नहीं कर सकते डिविडेंड देने के लिए। इससे ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते। लिमिट लगा दी ना, अगर आपके पास करंट ईयर में प्रॉफिट्स नहीं है और अगर आपके पास लॉसेज हैं तो आप पुराने जनरल रिजर्व में से कितने पैसे का इस्तेमाल कर सकते हो, उसके ऊपर कंडीशन है। ठीक है, ताकि आप सारे का सारा रिजर्व यूज ना कर लो। सपोज करो कंपनी रनिंग इनटू लॉसेस एंड कंपनी डिसाइडेड कि बंद कर दो, तो वो क्या करने की कोशिश करेंगे, जो रिजर्व है उसको बांटने की कोशिश करेंगे। तो कंपनी ने कंडीशन लगा दी कि नहीं कर सकते आप। क्लियर? ऐसा आप तो अपना पैसा निकाल के ले जाओगे और बाकी का क्या बनेगा, तो इसलिए उसके ऊपर कंडीशन है। कहते कि आप टोटल अमाउंट टू बी ड्रॉन फ्रॉम सच एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शुड नॉट एक्सीड 1/10 ऑफ द सम ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। ये पिछले साल की जो ऑडिटेड बैलेंस शीट होगी उसके हिसाब से चेक करना है। यानी कि आपके पिछले साल में जो क्लोजिंग बैलेंस शीट बनी होगी, ऑडिटेड होगी ऑफ कोर्स, उसमें अगर आपके पास जो भी फ्री रिजर्व और पेड अप पार्ट में आपका इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों होता है। पेड अप कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल भी होता है और पेड अप शेयर कैपिटल भी होता है, और फ्री रिजर्व में आपको मालूम है कौन कौन से रिजर्व फ्री होते हैं, तो उन दोनों को जोड़ के उसका 10% आप विड्रॉ कर सकते हो, यूज कर सकते हो। ठीक है, और ये आपने एज पर लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करना है। और तीसरी बात ये कि आप रिजर्व्स को तभी यूज करोगे अगर विड्रॉ करने के बाद आपके जो रिजर्व हैं वो पेड अप कैपिटल के 15% बचने चाहिए। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ द रिजर्व आफ्टर सच विड्रॉल शुड नॉट फॉल बिलो 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एज पर द लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके रिजर्व पेड अप कैपिटल के 15% से कम है तो आप उसको विड्रॉ ही नहीं कर सकते। सपोज करो आपके पास 1 करोड़ के पेड अप कैपिटल है और 1 करोड़ का 15 लाख 14 लाख के आपके फ्री रिजर्व है, तो क्या आप आउट ऑफ दोज फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व की बात कर रहा हूं, उस जनरल रिजर्व से डिविडेंड दे सकते हो? दे ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो विड्रॉल करने से पहले ही 14% है। अगर आपके 15% से ज्यादा होंगे तो विड्रॉ कर सकते हो, और वो भी 10% से ज्यादा नहीं, पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व को जोड़ के 10% से ज्यादा नहीं आना चाहिए आपका। अगर आपके पास ऑलरेडी फ्री रिजर्व जनरल रिजर्व कम है तो आप उसे विड्रॉ ही नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद जो आप पैसा विड्रॉ करोगे उसमें से भी आप पहले करंट ईयर के लॉसेस राइट ऑफ करोगे। अगर देखो आप फ्री रिजर्व से पैसा विड्रॉ यानी कि जनरल रिजर्व से पैसा कब विड्रॉ कर रहे हो, करंट ईयर में लॉसेस है और आपके पास पीएनएल का बैलेंस भी नहीं है, तो ऐसे केस में आपको पहले उस ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आप कितनी अमाउंट विड्रॉ कर रहे हो, उसमें से पहले आपको करंट ईयर के लॉसेस वगैरह माइनस करने पड़ेंगे और उसी के बाद आप डिविडेंड दे सकते हो। फिर उस डिविडेंड में भी पहले प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा, फिर इक्विटी डिविडेंड आएगा। क्लियर? अब देखिए कैसे, पहले हम देखेंगे हम कितना डिविडेंड देना चाहते हैं, उसके लिए कितनी अमाउंट चाहिए, कितनी अमाउंट। सपोज करो आपके पास, एक एग्जांपल कर लेते हैं, मैंने यहाँ हाईलाइट किया कि एग्जांपल कराना, ये रहा एग्जांपल। आई थिंक यही है, हाँ, ये आपकी एक बैलेंस शीट है और इंफॉर्मेशन गिवन आपको, due to inadequacy of profit during the year ended 31st March 2012, XYZ Limited proposes to declare 10% dividend out of general reserve। वो अपने जनरल रिजर्व से डिविडेंड देना चाहती है क्योंकि उसके पास करंट ईयर में ना तो प्रॉफिट है और ना ही उसके पास पीएनएल का ओपनिंग बैलेंस होगा, तो सफिशिएंट नहीं होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर असर्टेन द अमाउंट दैट कैन बी यूटिलाइज्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व अकॉर्डिंग टू द कंपनीज डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आउट ऑफ रिजर्व रूल्स 2014। अब आपके पास ये आपका प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ये आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है और ये आपके ओपनिंग जनरल रिजर्व है, ओपनिंग यानी कि लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से ये फिगर्स हैं। आपके पास कैपिटल रिजर्व है ओपनिंग, आपके पास रिवैल्यूएशन रिजर्व है और आपके पास करंट ईयर का प्रॉफिट है। यानी करंट ईयर का प्रॉफिट है बट ये सफिशिएंट नहीं होगा, है ना, उन्होंने बोला है कि लॉसेज हो या प्रॉफिट सफिशिएंट ना हो। ये आपका
करंट ईयर का प्रॉफिट है, इसका मतलब ओपनिंग प्रॉफिट नहीं था, आपके पास टोटल 3 लाख का प्रॉफिट है। आपके जो पिछले 3 सालों में एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड है वो 12% है। अब देना कितना चाहते हो? 10%। अब हम ये चेक करेंगे कि अगर हमने 10% डिविडेंड देना है तो हमें कितने पैसे की शॉर्टेज पड़ रही है, फिर देखेंगे कि क्या वो शॉर्टेज हम पूरा कर पाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें डिविडेंड देना है, 10% देना है, तो 10% देने के लिए पहले आपको 9% किस पे देना पड़ेगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे देना पड़ेगा, और इक्विटी कैपिटल के ऊपर आपको 10% देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए अमाउंट दैट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व, उन्होंने पहले बोल दिया कितना विड्रॉ कर सकते हो, उन्होंने पहले बता दिया विड्रॉ कितना कर सकते हो, एंड में जाके देखेंगे कितना विड्रॉ एक्चुअली करना है। देखिए अमाउंट दैट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व, आपके पास फ्री रिजर्व कितने हैं, सॉरी पेड अप कैपिटल दोनों के ऊपर जोड़ोगे, अमाउंट दैट कैन बी विड्रॉन फ्रॉम रिजर्व फॉर 10% डिविडेंड, 10% डिविडेंड हमें चाहिए 8 लाख का। 8 लाख में आपके पास 8 लाख कैसे आया? 80,000 के ऊपर 80 लाख के ऊपर 10% 8 लाख हो गया, और उसमें आपको 10% प्रॉफिट अवेलेबल कितना है? 3 लाख का। इस 3 लाख में से आपको पहले प्रेफरेंस का डिविडेंड देना पड़ेगा। प्रेफरेंस का डिविडेंड देखिए कितना आएगा, अगर आप 17,50,000 के ऊपर 9% निकालिए तो कितना बनेगा? अरे सामने बताओ कितना बनेगा, हालांकि लिखा हुआ पर आप भी तो कैलकुलेट करो। 1,57,500, तो ये आपके पास करंट ईयर के प्रॉफिट है, इसमें से पे कर दोगे आप। 3 लाख में से 1,57,500, आपके पास प्रॉफिट में से 1,42,500 बचा, तो आपको 8 लाख चाहिए इक्विटी के लिए, उसमें से प्रॉफिट में से हमारे पास सिर्फ इतना बचा हुआ है, यानी कि इतना हमें रिजर्व में से विड्रॉ करना पड़ेगा। चेक करते हैं कि क्या हम इतना विड्रॉ कर सकते हैं। यही है ना कि आपको अगर 8 लाख का डिविडेंड देना पड़ेगा, क्योंकि 10% देना चाहते हैं तो इसका मतलब 8 लाख का डिविडेंड देना पड़ेगा। अगर आपको 8 लाख का डिविडेंड देना पड़ेगा तो देखिए कि आपको रिजर्व्स की कितनी जरूरत पड़ेगी। उसके लिए आपके पास 3 लाख है, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, 8 लाख ये चाहिए और 1,57,500 का आपको प्रेफरेंस के लिए चाहिए, तो आपको 9,57,500, अगर आप 10% इक्विटी पे डिविडेंड देना चाहते हो तो आपको 9,57,500 चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्रेफरेंस का भी देना पड़ेगा और इक्विटी का भी देना पड़ेगा, उसमें से आपके पास प्रॉफिट पड़े हुए हैं 3 लाख के। ठीक है, तो आपको इतना ही चाहिए, तो इतना ही आएगा, इतना रिजर्व में से विड्रॉ करना पड़ेगा, कोई लॉसेस वगैरह है नहीं है। अब हम ये चेक करेंगे क्या हम इतना विड्रॉ कर सकते हैं तीनों में, तीनों कंडीशंस। एक कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाई हो रही है, एवरेज रेट 12% है, वी आर ऑलरेडी गिविंग लेस देन 12%, एक कंडीशन तो सेटिस्फाइड है। दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए हम ये चेक करते हैं कि हम रिजर्व कितना विड्रॉ कर सकते हैं। दो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, 10% कितना है पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व का, वो निकाल लेते हैं, और दूसरा विड्रॉ करने के बाद जो बाकी के रिजर्व बचेंगे क्या वो 15% ऑफ पेड अप कैपिटल है। ठीक है, तो पहली कंडीशन वो हम पूरी कर रहे हैं, सिंस 10% इज लोअर देन एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड, तो 10% डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर एज पर द फर्स्ट कंडीशन, 10% डिविडेंड दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ पेड अप कैपिटल फॉर फ्री रिजर्व्स। देखिए 80 लाख क्या है आपका, 17 लाख और 25 लाख, ये देखिए ये नहीं लिया, या क्यों नहीं लिया पता है, करंट ईयर का प्रॉफिट है, उन्हें बोला पिछली ऑडिटेड बैलेंस शीट के जितने फ्री रिजर्व थे वही लेने हैं। यहां पर हम लोग गलती कर देते हैं, हम इसको भी उठा लेते हैं कैलकुलेशन में, उन्होंने साफ लिखा है लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट तक के जितने फ्री रिजर्व और पेड अप कैपिटल है, तो फ्री रिजर्व पेड अप कैपिटल तो यही तीन है, कैपिटल रिजर्व फ्री रिजर्व होता नहीं है और रिवैल्यूएशन रिजर्व भी फ्री रिजर्व होता नहीं है, हालांकि ये भी पिछली बैलेंस शीट में थे बट दीज आर नॉट फ्री रिजर्व। और जो ये नेट प्रॉफिट आपने कमाया ये करंट ईयर में कमाया, ऑल्दो ये फ्री रिजर्व है बट करंट ईयर में कमाया तो इसको कंसीडर नहीं करना, तो इसका 10% आ गया, तो आप 12,25,000 विड्रॉ करना चाहते हो तो यू कैन विड्रॉ दिस अमाउंट, आप एक्चुअल में विड्रॉ इतना कर रहे हो तो ये अमाउंट इससे लेस है तो आप विड्रॉ कर सकते हो। कंडीशन नंबर 2 भी पूरी की है। तीसरी कंडीशन हम ये चेक करेंगे कि हम 10% 15% मेंटेन करने के बाद कितना विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, द बैलेंस ऑफ रिजर्व आफ्टर विड्रॉल कितना, अगर आप 25 लाख में से 6,7,500 अगर आप एक्चुअल में विड्रॉ कर लेते हो, यही है ना, आपको इतना ही पैसा चाहिए, अगर आप 25 लाख के फ्री रिजर्व में से इतना पैसा विड्रॉ कर लेते हो इतना बचेगा,
एंड शुड नॉट फॉल 15% ऑफ इट्स पेड अप कैपिटल। 15% ऑफ पेड अप कैपिटल आपका बनता है 14,62,500। तो हमारे पास ज्यादा बच रहा है, इसका मतलब हम इस कंडीशन को भी पूरा कर रहे हैं, इस कंडीशन को भी पूरा कर रहे हैं। सिंस ऑल द थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड द कंपनी कैन विड्रॉ दिस अमाउंट फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड रिजर्व। क्लियर, इस तरीके से आपने क्वेश्चन करना है। पहले हमें ये देखना है कि अगर हमने डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो उसके लिए पैसा कितना चाहिए। आपको इक्विटी डिविडेंड कंसीडर करना पड़ेगा, आपको प्रेफरेंस डिविडेंड कंसीडर करना पड़ेगा, और अगर आपको उसमें से प्रॉफिट अवेलेबल है वो माइनस कर दो तो आपको पता लग जाएगा कि आपने जनरल रिजर्व से कितना पैसा यूज करना है। तो पहले आपको ये फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट करना पड़ेगा कि अगर मैं इतना डिविडेंड देना चाहता हूं तो जनरल रिजर्व से कितना पैसा चाहिए आपको आफ्टर यूजिंग ऑफ कोर्स प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस। फिर हम देखेंगे क्या हम जनरल रिजर्व में से वो पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तीनों कंडीशन चेक करेंगे। पहला, एवरेज रेट चेक कर लो। दूसरा, आप ये देख लो कि 10% कितना बन रहा है फ्री रिजर्व पेड अप कैपिटल का ओपनिंग का। और फिर ये देखो कि आप 15% मेंटेन करके कितना पैसा यूज कर सकते हो। तो अगर वो उस कंडीशन में आ रहा है तो हम उतना दे सकते हैं, अदरवाइज हम बोलेंगे हम नहीं दे सकते। ठीक है, तो दिस इज द क्वेश्चन, और आई थिंक यही एक क्वेश्चन है जो दिया हुआ उन्होंने स्टडी मटेरियल में। 12% भी हो सकता था, शुड नॉट बी मोर देन 12% है। 12% में फिर कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। रेट तो 12% हो सकता है, 12 से ज्यादा नहीं हो सकता, 12% हो सकता है, बट उस केस में रिजर्व की अमाउंट भी तो बढ़ जाएगी, और फिर देखना पड़ेगा कि हमारे पास सफिशिएंट वो कंडीशन को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसके बाद अब डिविडेंड में इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड दोनों होते हैं। इंटरिम डिविडेंड होता क्या बेसिकली, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी को, डायरेक्टर को लगता है दे आर अर्निंग सफिशिएंट प्रॉफिट्स, तो वो डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं। करंट ईयर में ही वो डिविडेंड जो डिक्लेयर करते हैं वो आपका एजीएम में नहीं जाते हैं, एजीएम से पहले ही वो डिविडेंड डिक्लेयर कर देते हैं। एक तो एजीएम में जाके डिविडेंड डिक्लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं फाइनल डिविडेंड। एक एजीएम से पहले ही, दो एजीएम के बीच में डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, उसे बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। तो डिविडेंड पेड विद इन 2 एनुअल जनरल मीटिंग इज कॉल्ड इंटरिम डिविडेंड। यानी कि हम एक एजीएम में जाने के अलावा एक डिविडेंड जो वो होता है जो एजीएम में डिक्लेयर होता है, उसके अलावा अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं तो इंटरिम डिविडेंड है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ये राइट होता है कि वो इंटरिम डिविडेंड को डिक्लेयर कर दे, किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर करंट ईयर में लॉसेज हैं, पहली बात तो करंट ईयर में लॉसेज हैं, आप इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड का मतलब ही ये हो रहा है कि आप करंट ईयर में सफिशिएंट प्रॉफिट कमा रहे हो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइडेड कि बांट लो। इसका मतलब ये हुआ ना, यही हुआ कि अगर आपके पास करंट ईयर में लॉसेज हैं तो आप डिविडेंड क्यों दे रहे हो। लेकिन मान लीजिए करंट ईयर में इनिशियली लॉसेज हैं, लेटर ऑन प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, तो ऐसे केस में जब प्रॉफिट आ रहा है तब डिविडेंड दे सकते हो। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इंटरिम डिविडेंड तभी दिया जाएगा अगर करंट ईयर में प्रॉफिट है उसका, क्योंकि डिविडेंड देने का लॉजिक ही ये है कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो हमने सोचा बांट लेते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट होगा तभी दोगे, लॉसेज होंगे तो दे नहीं पाओगे। अगर पूरे थ्रू आउट द ईयर आपको करंट ईयर में लॉसेज हैं तो आप इंटरिम डिविडेंड नहीं दे पाओगे। और तीसरा पॉइंट है, ये पॉसिबल है कि अगर आपको इनिशियली लॉसेज हो रहे हैं, इनिशियली आपको लॉसेज हो रहे हैं और बाद में जाके प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया, मान लो सपोज करो फर्स्ट 2 क्वार्टर में आपको लॉसेज है और थर्ड और फोर्थ क्वार्टर में आपके प्रॉफिट्स हो गए, तो अगर थर्ड क्वार्टर में आप डिविडेंड दे रहे हो तो आपको एक कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा। मतलब ये कि आप अगर, ये आपका एक टाइमलाइन है, ये आपका एक 4 से क्वार्टर है और एक 7 से, एक 9, एक 12 और 31 मार्च। ठीक है, मान लीजिए इसमें लॉस है, यहां पर लॉस है आपको और यहां पर लॉस है, यहां पर प्रॉफिट हो जाता है करंट ईयर में और यहां पर भी प्रॉफिट हो जाता है, तो आप यहां पर डिविडेंड दे सकते हो इंटरिम। जब लॉस नहीं होगा तो आप इंटरिम डिविडेंड दे सकते हो। अगर आप यहां पर डिविडेंड देना चाहते हो यहां पर, तो आपको एक कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी। प्रीवियस, अगर आप जिस क्वार्टर में डिविडेंड दे रहे हो उस क्वार्टर के प्रीवियस ईयर तक अगर लॉसेस हैं, अगर आप यहां दे रहे हो फिर नहीं, अगर आप यहां पर दे रहे हो तो बात कर रहा हूं। अगर आप फोर्थ क्वार्टर में डिविडेंड दे रहे हो फिर कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन अगर आप थर्ड क्वार्टर में डिविडेंड दे रहे हो, यानी कि उस क्वार्टर में डिविडेंड दे रहे हो जिसके प्रीवियस क्वार्टर तक लॉसेस चल रहे थे, तो वहां पर आपका रेट ऑफ इंटरिम डिविडेंड पिछले 3 साल के
डिविडेंड के रेट से ज्यादा नहीं होगा, ऑफ कोर्स फाइनल डिविडेंड के रेट से ज्यादा नहीं होगा। क्लियर है? अगर तो आप फोर्थ क्वार्टर में डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो फिर ये जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला है, लॉ में लिखा हुआ है कि जिस क्वार्टर में आप डिविडेंड दे रहे हो, इंटरिम डिविडेंड दे रहे हो, उसके प्रीवियस क्वार्टर में अगर लॉस है तो आपको एक कंडीशन का ध्यान देना पड़ेगा। वो कंडीशन ये है कि प्रीवियस क्वार्टर के में अगर लॉस है तो आपका जो रेट ऑफ इंटरिम डिविडेंड होगा वो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर के एवरेज रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप एवरेज रेट का, वहां पे किस चीज का एवरेज रेट का की बात हो रही है? फाइनल की बात होगी। इंटरिम डिविडेंड तो कंपनी देती है, कभी कई बार नहीं देती है, लेकिन जैसे मैंने आपको बोला यहां पर अगर फोर्थ क्वार्टर में डिविडेंड दे रहे हैं तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है। तो क्या लिखा है, पढ़ लेते हैं। देखिए, इन केस कंपनी हैज इनकर्ड लॉसेस ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर अप टू द एंड ऑफ क्वार्टर इमीडिएट प्रोसीडिंग द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड, यानी कि जिस क्वार्टर में आप डिविडेंड दे रहे हो उसके प्रीवियस क्वार्टर तक अगर लॉस है, सच डिविडेंड शुड नॉट be declared at a rate higher than the average dividend declared by company during the immediately preceding 3 financial year। ठीक है, तो वो एवरेज रेट आप निकाल लोगे, उसके बाद कंपेयर कर लोगे, और अगर करंट ईयर में प्रॉफिट्स हैं फिर जितना मर्जी इंटरिम डिविडेंड दे दोगे, और अगर फोर्थ क्वार्टर में जाकर आप डिविडेंड दे रहे हो और जो आपके लॉसेस थे वो फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में थे तो भी आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंट्रीज क्या रहेंगी इंटरिम डिविडेंड की? वो जरूरी है ना, हर साल में जरूरी है। उसके बाद व्हेन इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, जब आपका इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो ऑफकोर्स आप प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व का इस्तेमाल कर रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व है, आप यहाँ पे सरप्लस अकाउंट भी लिख सकते हो, आप बैलेंसिंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी लिख सकते हो। ठीक है, टू इंटरिम डिविडेंड पेबल, ठीक है, और व्हेन इंटरिम डिविडेंड इज पेड, इंटरिम डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसको पे कर देंगे। और अगर कोई अनपेड पार्ट रह जाता है तो आपको मालूम है वो करंट लायबिलिटीज में रह जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है फाइनल डिविडेंड। वो डिविडेंड जो एजीएम डिक्लेयर करती है, एनुअल जनरल मीटिंग में कंसीडरिंग एवरीथिंग डिक्लेयर होता है। डिविडेंड जो प्रपोज तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा किया जाता है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रपोज ना करे ना तो फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होगा कि एजीएम में जाकर शेयर होल्डर बोले हम तो डिविडेंड देना चाहते हैं और डायरेक्टर ने प्रपोज ना किया हो, नहीं होगा, प्रपोजल जरूरी है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस डिविडेंड को प्रपोज करते हैं, और ये डिविडेंड अगर प्रपोज्ड है तो एजीएम में जाकर अगर शेयर होल्डर द्वारा इसे डिक्लेयर कर दिया जाता है तो ये डिविडेंड पे जाता है। इसलिए इंटरिम में बोला गया जो एजीएम में नहीं है डिविडेंड वो इंटरिम है, जो एजीएम में डिक्लेयर होता है वो फाइनल है। तो डिविडेंड डिक्लेयर इन एजीएम by shareholder is final dividend. Final dividend is declared after of course end of the financial year, क्योंकि AGM during the year नहीं होती है। क्या during the year आप मीटिंग कर सकते हो शेयर होल्डर के साथ? EGM होती है वो, ठीक है ना, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है, उसमें नहीं बात कर रहा मैं, AGM में बात कर रहा हूं। फाइनल डिविडेंड इज प्रपोज बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बाय डिक्लेयर्ड बट डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर इन एजीएम, बट आएगा यहां पर, बट डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स इन एजीएम, एजीएम में ये डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है। शेयर होल्डर इसको डिनाई कर सकते हैं और परसेंटेज को भी रिड्यूस कर सकते हैं। शेयर होल्डर चाहे तो इस डिविडेंड को कम कर दें या परसेंटेज को रिड्यूस कर दें या परसेंटेज को कम कर दें, लेकिन अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है, प्रपोज नहीं किया है डायरेक्टर ने, तो एजीएम में आप शेयर होल्डर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। और अगर मान लीजिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये डिविडेंड 10% दिया तो आप उसे बढ़ा भी नहीं सकते, 10 से 12-15 नहीं कर सकते। ठीक है, एंट्रीज क्या होंगी? व्हेन डिविडेंड इज प्रपोज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, आपकी नो एंट्री। ठीक है, डिविडेंड प्रपोज होगा तो आप इसकी एंट्री नहीं करोगे, और व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा। ऑफ कोर्स फ्री रिजर्व, वो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट है, डेबिट हो जाएगा, तो फाइनल डिविडेंड पेबल है, और फाइनल डिविडेंड पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, नॉर्मल एंट्रीज है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। एक चीज और बता दूं कि जो फाइनल डिविडेंड है ना वो परसेंटेज है। मान लीजिए फाइनल डिविडेंड 20% डिक्लेयर हुआ है, इंटरिम ऑलरेडी 15% डिक्लेयर हो चुका है, तो 5% ही दिया जाएगा, ऐसा नहीं 25 बन जाएगा।
कि 10 इंटरिम हो गया, 15 बाद वाला हो गया, तो 25 ले गए। वो तो बेसिकली इंटरिम इज नथिंग, इट्स एडवांस फाइनल डिविडेंड है, ठीक है, उसका टोटल नहीं होता। फाइनल डिविडेंड जितना भी डिक्लेयर होगा ना, वो मैक्सिमम अमाउंट है जो बांटी जा सकती है, उसमें से अगर इंटरिम डिविडेंड बांटा हुआ है तो माइनस करके बाकी की अमाउंट बांटेंगे, और अगर इंटरिम डिविडेंड बांटा नहीं हुआ तो इसका मतलब वो सारे का सारा बांट देंगे। फाइनल डिविडेंड इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी विड्रॉन। क्लियर है? तो इसी के साथ हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर खत्म हो जाता है, और हमने क्वेश्चन सारे कर लिए हैं। ऑलमोस्ट जो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन थे वो तो हमने डिस्कस कर ही लिए हैं, जिसमें आपके सारे के सारे शेड्यूल 3 के सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, और मैनेजरियल रेम्युनरेशन का टॉपिक हमने कल की क्लास में कर लिया था, और आज हमने ये डिविडेंड का टॉपिक कर लिया है, और डीडीटी का टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, इट्स नॉट देयर इन द स्टडी मटेरियल। आप चेक कर सकते हो स्टडी मटेरियल से, ये जो टॉपिक है, ये देखिए पहले ही यहाँ पर होता था ये टॉपिक, ये आपका डिविडेंड वाला टॉपिक है। यहाँ से देखो, अगर मैं ये आपका डिविजिबल प्रॉफिट का यहाँ से टॉपिक शुरू हो रहा है, मीनिंग ऑफ डिविडेंड है, उसके बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व। अच्छा एक चीज सुन लो जरा, जस्ट इंफॉर्मेशन, कि अगर कोई रिजर्व में ट्रांसफर करना है, ये डायरेक्टर की डिसीजन है, इट्स नॉट मैंडेटरी टू ट्रांसफर एनी रिजर्व बिफोर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। पहले क्या होता था कि अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते थे तो एक पर्टिकुलर परसेंटेज लॉ में लिखा हुआ था कि आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना पड़ता है। अब ये मैंडेटरी नहीं है, तो अगर वो चाहेंगे तो कर देंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, डायरेक्टर डिसाइड करेंगे कि करना है कि नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड का टॉपिक है, उसके बाद डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, डिविडेंड और पार्टली पेड शेयर्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कॉल इन एडवांस पेमेंट ऑफ डिविडेंड। उसके बाद है इलस्ट्रेशन आ गई आपकी, और इलस्ट्रेशन खत्म होते ही आपके न्यूमेरिक क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। अर्लियर यहाँ पर टॉपिक होता था डीडीटी का, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स का, अब वो हटा दिया गया है, तो ऑफ कोर्स नॉट इन सिलेबस, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, और क्वेश्चन में भी डीडीटी का पॉइंट नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो आई थिंक दिया होगा डीडीटी। और आप देखो स्टडी मटेरियल के किसी क्वेश्चन में अब डीडीटी नहीं है, ठीक है, तो डिविडेंड भी नहीं है और डीडीटी भी नहीं है। फाइनल डिविडेंड तो वैसे ही बैलेंस शीट में नहीं आ सकता, तो डीडीटी भी उन्होंने हटा दिया है, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कल की क्लास में हम कैश फ्लो स्टार्ट करेंगे, उसको कौन बंद करेगा? तो कल की क्लास में हम कैश फ्लो शुरू करेंगे, इसमें कोई भी डाउट आई तो आप मुझे बता सकते हो, अदरवाइज हम कैश फ्लो